गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी का बीएससी फाइनल जूलॉजी की पहली क्लास में स्वागत है। आप सभी का बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि फाइनल में आगे हो बिना एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो अपने आज शुरू करते हैं जूलॉजी की क्लासेस। जूलॉजी की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं। एक तो इतने दिन बाद शुरू की है क्लास आपकी, वो क्यों की? देखो, बात ये है, बीएससी फाइनल के अंदर आपके 3 बुक लगती है। फर्स्ट पेपर न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड व्यवहार विज्ञान, दूसरी जेनेटिक्स और तीसरी इन्वायरमेंट बायोलॉजी या इन्वायरमेंट साइंस की, जंतु पारिस्थितिकी के नाम से और सांख्यिकी के नाम से जो है तीसरी बुक आपकी है। तो उधर बॉटनी के अंदर जो है पारिस्थितिकी चल रही थी, तो हाँ सही समझ रहे हो, जो आपकी बॉटनी के अंदर इन्वायरमेंट की जो बुक है एज इट इज़ वही बुक आपके जूलॉजी में है। यानी एक बुक तैयार करोगे 2 बुक तैयार होगी, बॉटनी का पेपर भी तैयार होगा, ये भी तैयार होगा। सिर्फ इसमें अंतर इतना है कि यहाँ जूलॉजी में 5वीं यूनिट के अंदर जो है अपने इसमें करेंगे स्टैटिक्स, मीन मोड मीडियन रिग्रेशन कोरिलेशन वगैरह वो जो है करेंगे। तो वो जब 4 यूनिट पूरी हो जाएगी तो इसलिए मैं इतने दिन क्लास नहीं लगा रहा था, क्योंकि उधर इन्वायरमेंट साइंस चल रही थी, मैंने कहा अच्छे से कर रही है, फिर उसके बाद में जो है साथ में दूसरी। और दूसरी बात ये कि सेकेंड ईयर में जो आपने जेनेटिक्स बॉटनी में पढ़ी थी वो कि वो एज इट इज बुक जो है अपने यहाँ पर सेकेंड बुक होगी। ठीक है, और बची एक फर्स्ट बुक, वो अपने आज शुरू करते हैं। तो फाइनल का जो सिलेबस है बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, लेकिन ध्यान से करना है। फर्स्ट बुक जो है बहुत ही टिपिकल है, लेकिन अगर इसको सिस्टम से करोगे, मेमोराइज करोगे, सिर्फ हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि जूलॉजी आप 15-20 मिनट की क्लास जो है ढंग से देखो और 15-20 मिनट पढ़ लो, तो ये आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलो अपने शुरू करते हैं फर्स्ट बुक, मैमेरियन एंडोक्राइनोलॉजी एवं जंतु व्यवहार विज्ञान। देखो, सबसे पहले 2.5 यूनिट 2.5 यूनिट जो है वो अपने करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी की, फिर उसके बाद में व्यवहार विज्ञान की। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये, लास्ट वाली 2.5 यूनिट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो सबसे पहले अपने स्तनियों के अंतःस्रावी तंत्र जो है उसका इंट्रोडक्शन। अब इसको एंडोक्राइनिक सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी ग्लैंड्स, जितनी भी ग्रंथियां शरीर में होती है वो अपने स्राव सारे के सारे अपने अंतःस्रावी तंत्र जो है उसके अंदर छोड़ती है, मतलब ब्लड के अंदर छोड़ती है, ब्लड वेसल्स में, और वहाँ से वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है और डिफरेंट टाइप के कार्य जो है होते हैं। देखो, जब अपने जंतु की बॉडी को देखते हैं तो हमेशा एक उसके अंदर क्या होता है, समस्थापन जो है पाया जाता है। होम्योस्टेसिस की जो है सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। ये सिचुएशन जो होती है वो निश्चित कार्य सीमा में रहकर शरीर के विभिन्न जो सिस्टम होते हैं वो सिस्टम क्या होते हैं, अपनी क्रियात्मक सारे फंक्शनल एक्टिविटी जो होती है उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए क्या करते हैं, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं, एक जिसको अपने कहते हैं गतिक साम्य बनाए रखते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि ब्लड प्रेशर डाउन हुआ तो हार्मोन सेक्रेट हुआ, ब्लड प्रेशर वापस आया। अगर अपने डर गए तो अचानक से बीपी हाई हुआ, बीपी हाई होने से शरीर की एक्टिविटीज़ बढ़ी, ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन हुआ, और मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे किसी हार्मोन का सेक्रेशन हुआ तो उसे भूख लगी, अगर ब्लड शुगर ज़्यादा हुई तो इंसुलिन का सेक्रेशन हुआ और ब्लड शुगर जो है कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित की गई। तो इस प्रकार जो है ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है लगातार गतिक साम्य चलता रहता है। ये जो गतिक साम्य चलता रहता है
ये गतिक साम्य जो है ये सारा का सारा किसके द्वारा, कुछ ग्रंथियों के द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि अपने सारे स्राव जो होते हैं, केमिकल जो फ्लूइड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, छोड़े जाते हैं लगातार। किसमें, लगातार जो है एक विशेष प्रकार के सिचुएशन के अंदर जो है बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को निर्देशित करने के लिए छोड़े जाते हैं, और वो सारे के सारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के बाद जो है फंक्शन करते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन होता है, ये सारा सिस्टम होता है, इसको जो है अपने एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये एंडोक्राइनोलॉजी का सिस्टम जो होता है ब्रेन के जो न्यूरल सिस्टम के साथ भी मिलकर काम करता है, इसे कई बार न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जनरल अपने देखें तो ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल पदार्थ छोड़े जाते हैं वो सीधे जाकर टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। इसका सारा का सारा जो पता लगाया था सबसे पहले एक बर्थोल्ड नाम के साइंटिस्ट थे 1849 के अंदर, 1849 के अंदर जो है उन्होंने इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद में 1885 में क्लार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया और इसका जो है हार्मोन्स के बारे में वर्णन किया, लेकिन नामकरण नहीं किया था। इन दोनों के बीच में एक साइंटिस्ट आए थे थॉमस एडिसन, और थॉमस एडिसन ने एंडोक्राइनोलॉजी पर बहुत वर्क किया, और इनको जो है बाद में उपाधि दी गई थी, नाम दिया गया था फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको, थॉमस एडिसन को कहते हैं। फिर उसके बाद में 1902 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था स्टर्लिंग। ठीक है, क्या नाम था, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग ने क्या किया, 1902 के अंदर हार्मोन नाम दिया। हार्मोन का सीधे शब्दों में अर्थ था टू एक्साइट, यानी उत्तेजित करना। हार्मोन वो चीज़ होती है, वो केमिकल पदार्थ होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, किसी टारगेट ऑर्गन पर जाते हैं और उसको उत्तेजित करते हैं और उसको कार्य संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब अपने बात करते हैं एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स यानी पूरे सिस्टम को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जैसे बॉडी के ऊपर से पिनियल ग्लैंड सबसे ऊपर, ये अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर के अंदर सबसे ऊपर पाई जाने वाली, ऊपरी भाग पर पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। उसमें प्यूस ग्रंथि भी दिया हुआ था, पिनियल ग्लैंड भी दिया हुआ था, काफ़ी सारी ग्रंथियों में नाम दिए होते हैं। तो उसमें आदमी जो है चौंक जाता है कि इनकी पोजीशन, तो अपने को पोजीशन का ध्यान रखना है। तो कोई भी ग्लैंड करें उसकी पोजीशन, उसमें ब्लड सप्लाई, उसका डेवलपमेंट, उसके हार्मोन्स और उनके हार्मोन के फंक्शन, ये अपने को याद रखने होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पिनियल ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, ये सारे के सारे बहुत सारे जो है पैंक्रियाज वगैरह सारे के सारे जो है एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स का काम करते हैं, एंडोक्राइनिक ग्लैंड में काउंट होते हैं। तो सबसे इनकी इम्पोर्टेंट और मुख्य ग्रंथि होती है पिट्यूटरी या प्यूस ग्रंथि, जिसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे क्या चीज़, प्यूस ग्रंथि या हाइपोफाइसिस। अब एक जनरल इंट्रोडक्शन प्यूस ग्रंथि या हाइपोफाइसिस का अपने करेंगे। इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्यूस ग्रंथि जो है ये बहुत ही मुख्य ग्रंथि होती है और शरीर में जितनी सारी ग्रंथियां पाई जाती है उनको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑर्केस्ट्रा का जो है लीडर भी कहते हैं। ऑर्केस्ट्रा का लीडर क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा जब वाद्य यंत्र बजते हैं तो उनके आगे जो है एक छड़ी लेके यूं हाथ हिलाता रहता है, उसको कहते हैं क्या चीज़, ऑर्केस्ट्रा का लीडर। ठीक है, तो इस ग्रंथि को भी ऑर्केस्ट्रा का लीडर भी नाम दिया गया। और इसको जो है शुरू के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे गेलन, ध्यान में रखना, नाम याद रखना, गेलन। याद रहेगा गेलन।
ये नाम भी अजीब है, ये वो गैलन नहीं है जिसमें तेल डालते हैं, ठीक है। नाम गैलन था किसी साइंटिस्ट का। गैलन ने क्या किया था, शुरू के अंदर सबसे पहले पिट्यूटरी नाम दिया। क्या नाम दिया? पिट्यूटरी ग्लैंड नाम दिया। पिट्यूटरी जो नाम लिया गया था वो एक अजीब सी घटना है, क्योंकि शुरू के अंदर जो है इस ग्रंथि को ये माना जाता था कि श्वास नाल के अंदर एक अर्धठोस पदार्थ होता है, उस पदार्थ को जो है फेगम कहते हैं, फेगम, ठीक है। ये नाम जो है ये लिया था PHE, ठीक है। ये जो फेगम या कई बार PHLEGM लिख देते हैं, ये फेगम जो है ये यूज किया जाता है श्वास नाल के अंदर जो अर्ध तरल भरा होता है उसको फेगम कहते हैं, और इससे जो है इसको नाम पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पहले ये माना जाता था उसका सेक्रेशन जो होता है वो यहाँ स्थित पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया था। और किसने दिया था? गैलन ने दिया था, ठीक है, याद रहेगा। यानी जब अपने देखते हैं कि ये ग्रंथि जो है कहाँ पर, जो सिचुएशन जो अगर अपने इसकी देखें तो ये कहाँ पर पाई जाती है, कैसे पाई जाती है और कैसे जो है नाम कैसे दिया गया, तो ये जो है गैलन ने इसका पिट्यूटरी ग्लैंड नाम दिया, फेगम के कारण जो है इसका नाम दिया गया। अब अपने देखते हैं कि इस ग्रंथि का जो है पोजीशन क्या होता है। अगर अपने शरीर के अंदर पोजीशन देखें तो देखो अपने शरीर के अंदर जो है पोजीशन अगर देखें तो अपनी जब मस्तिष्क के जो है पिछले भाग के अंदर जो है नीचे की तरफ जो है एक अस्थि होती है जिसको कहते हैं स्फीनोइड अस्थि। स्फीनोइड अस्थि के अंदर एक खांच पाई जाती है जिसको कहते हैं सेला टर्सिका, ठीक है, वहां पर जो है इसकी पोजीशन पाई जाती है। सेला टर्सिका जो है वो एक विशेष प्रकार की छोटी सी खांच होती है जिसके अंदर ये मटर के दाने के समान होती है और लटकी रहती है। इनफंडिबुलम के द्वारा जो है मस्तिष्क के पश्च भाग के अंदर जो है नीचे की तरफ जो है लटकी हुई पाई जाती है। ये बस पोजीशन इसकी याद रखना। स्फीनोइड अस्थि के अंदर सेला टर्सिका नाम की एक खांच होती है, उसके अंदर जो है ये लटकी हुई पाई जाती है। अगर इसका साइज देखें तो ये जो है 0.5 से 0.6 ग्राम की जो है मेल के अंदर, और ये मनुष्य की बात कर रहे हैं। जब साइज वगैरह बताया जाए तो मोस्टली अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये मनुष्य के साइज़ के बारे में या मेमल्स के साइज़ के बारे में बात करते हैं सिंपल जी। तो मेल के अंदर थोड़ी छोटी होती है 0.5 से 0.6 ग्राम की, और फीमेल के अंदर 0.6 से 0.7 ग्राम की होती है। साइज़ अगर इनका देखा जाए तो 10 × 6 × 13 मिलीमीटर जो है इनका साइज होता है। सिचुएशन अगर इनकी देखें इस ग्रंथि की तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये ग्रंथि जो होती है वो 3 लोब से बनी होती है, मतलब इसमें 3 भाग होते हैं। जो अगर एक बड़ी लोब होती है, एक पश्च जो है थोड़ी छोटी लोब होती है, एक बीच के अंदर हिस्सा होता है जिसके अंदर दोनों लोब्स की सेल्स जो है आपस में मिली हुई होती है, तो उसको जो है अपने मीडियन लोब कह देते हैं या फिर उसको मीडियन पार्ट मानते हैं, इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं। तो सामान्य तौर पे अगर अपने देखें तो ये इसके 3 भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, इंटरमीडिएट लोब और न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग। तो मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट जो है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस है। मीडियन पार्ट से एक ही हार्मोन सेक्रेट होता है, उसके बारे में अपने स्टडी करते हैं। अब अपने इसमें देखते हैं कि इस ग्रंथि का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसी ग्रंथि का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। सामान्य तौर पे अपने देखते हैं कि जब किसी ग्रंथि का अपने इसका अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें तो सामान्य तौर पे क्या होता है, जब एम्ब्रियो का विकास हो रहा होता है उस विकास के दौरान क्या होता है, ब्रेन के पश्च भाग से नीचे की तरफ एक आउटग्रोथ निकलती है। उस आउटग्रोथ को कहते हैं इनफंडिबुलम, और नीचे से जो फेरिक्स भाग होता है उसके पृष्ठ भाग से ऊपर की तरफ जो है एक विशेष उभार ऊपर की तरफ उभरता है। जैसे आपने देखे ये ब्रेन से ऊपर की तरफ जो है एक इनफंडिबुलम नीचे
नीचे की तरफ आती है इस तरीके से, और इसको जो है अगर भाग जिसका जो है फूला हुआ सा होता है, और यहाँ पर जो है अपने देखते हैं कि इस तरीके से ये फेरिंग्स है और ये ऊपर की तरफ जो है ग्रोथ कर जाती है, ये एक इस भाग से। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके ये भाग इस तरीके से, और ये जो रेथेक्स पाउच होते हैं, ये क्या है, एक साइंटिस्ट था रेथेक्स नाम का, जिसने इसकी खोज की थी इस पोजीशन की, तो इसलिए इसको नाम दिया था रेथेक्स, ये ऊपर की तरफ जो पाउच बनता है। और इस प्रकार से फेरिंग्स जो होती है फिर सीधी हो जाती है, और इससे पाउच अलग हो जाता है, ऊपर की तरफ इनफंडिबुलम की तरफ चला जाता है। और फिर एक पोजीशन ऐसी आती है जिसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से इनफंडिबुलम जो होता है, और ये रेथेक्स पाउच जो होते हैं, इसको अलग कलर से बना देता हूं मैं। ये रेथेक्स पाउच जो होता है वो इस तरीके से यहाँ पर आकर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं इनफंडिबुलम, और इसको बोलते हैं रेथेक्स पाउच। ठीक है, ये रेथेक्स पाउच और ये इनफंडिबुलम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक और दो इस प्रकार। फिर लास्ट में क्या होता है कि इस तरीके से एडजस्ट होती है, और ये रेथेक्स पाउच जो होते हैं वो इसको ऐसे घेरते हुए एक कॉलर के रूप में एक भाग जो है इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस ग्रंथि की फॉर्मेशन होती है। ये जो भाग होता है ये पीछे की तरफ जो होता है हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है। ये ऊपर से भाग जो होता है ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, और ये जो है इसके साथ जुड़ा होता है। ये जो पार्ट होता है ये इंटरमीडिएट पार्ट हो जाता है, यानी ये तीसरी लोब जो होती है जिसको इंटरमीडिएट लोब। ठीक है, और ये जो भाग रेथेक्स पाउच से बनता है उसको एडेनो हाइपोफाइसिस या अग्रपिंड कहते हैं इसको। और ये जो ब्रेन वाले भाग से बनता है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्च भाग कहते हैं। ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। जहां दोनों की सेल्स मिली हुई होती है उसको इंटरमीडिएट पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब अपने आगे बढ़ते हैं तो एडिनो हाइपोफाइसिस के भी 3 पार्ट की अपने स्टडी करते हैं, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। वैसे अगर अपने इसकी बनावट के वर्णन करते हैं उस टाइप इसमें क्या होते हैं, तो वहाँ पर ये रखते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 भाग होते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस के 2 भाग होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के जो पहला मतलब बड़ा भाग है अग्रपिंड जिसको कहते हैं, उसको एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको कहते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कैसे, पार्स ट्यूबरकुलोसिस और पार्स इंटरमीडिएट और पार्स डिस्टेलिस। और इधर अगर अपने देखें न्यूरो हाइपोफाइसिस तो मीडियन एमिनेंस और इनफंडिबुलम और पार्स नर्वोसा, यानी 3 भाग में इसको स्टडी करते हैं, मतलब 3 भागों में इसको बांट के रखते हैं। इनके अलग अलग जगह से हार्मोन सेक्रेट, अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन सेक्रेट होने की वजह से जो है इनका नाम रखा जाता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं अपने यही मान के चलते हैं कि इसके 2 भाग होते हैं, एक अग्र भाग एक पश्च भाग, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जहाँ दोनों मिली होती है उसको अपने जो है
मीडियन भाग कह देते हैं। बस इतना ही याद रखना है अपने को। अब अपने बात करते हैं आगे इस ग्रंथि के हार्मोन की। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हार्मोन जो है कभी याद नहीं रहते किसी भी ग्रंथि के, क्योंकि बड़े अजीब से नाम होते हैं और अपने जो है उसको भूल भी जाते हैं। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है तो जो है उसके ट्रिक्स बना लेते हैं अपने। तो यहाँ देखो, जब अपने बात करते हैं इनके हार्मोन्स की, तो जब अपने ग्रंथि के बारे में बात करें तो इस प्रकार जो है ग्रंथि होती है और ये एडिनोहाइपोफाइसिस होगी और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस होगी। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं और वो कैसे याद रखेंगे, देखो FLAT, फ्लैट समझते हो, मतलब जब कई जगह पे बिल्डिंग्स बनी होती है अलग अलग और उसमें जो है एक पोर्शन किसी को बेचा जाता है, किसी को बेचा, उसको फ्लैट कहते हैं। तो फ्लैट, और उस फ्लैट में कोई पीजी पे रहता है, याद रह जाएगा, फ्लैट और पीजी। तो F से हार्मोन होता है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L से होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A से होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और T से होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, P से होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और G से होता है ग्रोथ हार्मोन। याद रह जाएगा, सिंपल सी बात है। फ्लैट पीजी, FSH, LH, ACTH, TSH और प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, याद रह जाएगा। और इधर जो है पश्च भाग से दो ही हार्मोन होते हैं, ठीक है। वो दो हार्मोन जो होते हैं वो आगे चलेंगे अपने। अब नाम याद रह जाएगा, एक बार फिर से रिपीट, FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, याद रह जाएगा। फ्लैट पीजी, इसको इसी तरीके से याद रखना। इधर जो है मीडियन पार्ट होता है, इससे एक हार्मोन सेक्रेट होता है M फॉर मीडियन और M फॉर MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, त्वचा में रंग के लिए उत्तरदायी होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इधर जो है कौन सा, हाँ देखो, P फॉर पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर से दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो है पिट्रेसिन या रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं इसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। तो ये अपने जो है हार्मोन, इनके फंक्शन क्या क्या है और ये कार्य कैसे करते हैं, ये जो है अपने कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक जो है आप इसको पढ़ो और इन हार्मोन्स को याद करो, कल जो है इनके फंक्शन करो, ठीक है। ओके, गुड डे।